ठीक है दोस्तों, लगभग 10 शायद अब 11 साल पहले एंजेला मर्केल ने फैसला किया था कि यूरोप को अपनी सीमाएं लाखों तीसरी दुनिया के प्रवासियों के लिए खोल देनी चाहिए ताकि वे अत्याचार या युद्ध से भागने के नाम पर आ सके। इसका नतीजा क्या निकला? 2015 में एंजेला मर्केल के फैसले के तुरंत बाद सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो जर्मन महिलाओं के साथ कोलोन में यौन उत्पीड़न हुआ, जहां वे बस वही कर रही थी जो आम पश्चिमी लोग करते हैं, यानी नए साल का जश्न मना रही थी। लोगों को सतर्क होना चाहिए था, लेकिन कुछ करने के बजाय मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। पिछली रात ये महिलाएं हाल ही में पीड़ा झेलने वालों के समर्थन में एकत्रित हुईं। दोषियों को पकड़कर न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। हमें कदम उठाकर एकजुटता दिखानी चाहिए, पुरुष, महिलाएं, विदेशी, हिंसा के विरुद्ध। क्लोन कैथीड्रल के सामने वाले चौक से शुरू होकर सैकड़ों लोग शहर में गए, जहां नए साल की पूर्व संध्या पर दर्जनों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, हमला और लूटपाट की गई थी। जेनी की जैकेट में पटाखा डाल दिया गया था, फिर उसका फोन चुरा लिया गया। फिर मैंने हुड में सिसकारी सी आवाज़ सुनी। फिर मैंने अपनी हुड में एक चटकती हुई आवाज़ सुनी और मैंने किसी तरह उसे अपनी हुड से निकालने की कोशिश की। फिर वो मेरी जैकेट में गिरा और सब कुछ जला दिया। ये निशान हमेशा रहेंगे। मैं खुशकिस्मत थी कि वो फटा नहीं। बाद में मेरा मोबाइल भी चला गया। हमलावरों को, जो मुख्य स्टेशन के बाहर इस इलाके को भी निशाना बनाया था, अरब या उत्तर अफ्रीकी दिखने वाले युवा पुरुष बताया गया है। इसी कारण प्रवासी विरोधी लोग दावा करते हैं कि जर्मनी बहुत अधिक शरणार्थियों को आने दे रहा है। हालांकि वहां मौजूद एक महिला ने कहा कि वे आम जेब कतरे जैसे दिख रहे थे और नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे पहले से कोई निष्कर्ष ना निकालें, लेकिन वे कह रहे हैं कि वे तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये आज और कल किया। आज सुबह हमने ऐसे उपाय विकसित किए हैं जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी घटनाओं के कारण कार्निवल मनाने से खुद को ना रोकें। हालांकि कोई संदिग्ध या गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने कई लोगों को झकझोर दिया है। पुलिस को अब पता लगाना है कि इन हमलों के पीछे कौन था, जिन्हें अपराध के नए आयाम के रूप में बताया गया। फ्रैंकी मैकमेली, BBC न्यूज़। यही वो समय था जब मीडिया अपना काम सही तरीके से कर रहा था। उन्होंने इस पर रिपोर्ट किया और कहा कि कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन उसी समय पश्चिमी देशों में सांस्कृतिक रूप से कुछ बहुत गलत हो गया। उस समस्या का सीधे सामना करने के बजाय शायद उन्हें ऊपर से निर्देश मिले थे या यह उनकी वैचारिक प्रवृत्ति थी। उन्होंने फैसला लिया। उस समय उन्होंने तय किया कि स्थानीय लोगों को यौन उत्पीड़न, हिंसा, चाकूबाजी की शिकायत करने पर ही भ्रमित करें, कुछ करने के बजाय। मुझे लगता है हम ब्रिटेन पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति, मूल्य और भाषा साझा है, लेकिन बाकी यूरोप कभी कभी यूके से भी बुरा दिखता है। इसे देखिए, यह इटली है, ये रोम है। जूलियस सीजर कब्र में होते तो करवटें बदल रहे होते। इसे देखिए। कोई पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आपने सचमुच उन संस्कृतियों से साइकोपैथों को बुला लिया है जिनके बारे में आपको कोई समझ नहीं है, और आपने उन्हें अपने सभ्य लोगों के बीच रहने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे लोग जो लड़ना नहीं जानते, जिन्होंने शायद कभी खून भी नहीं देखा। मेरी समझ में नहीं आता कि इटालियन माफिया कहाँ है, इटालियन गैंगस्टर कहाँ है। इससे पता चलता है कि पिछले 20 सालों में जब पश्चिम को कमजोर बनाया जा रहा था, तब वे उन संस्कृतियों से बेहद आक्रामक पुरुषों को ला रहे थे जो अब भी मध्ययुगीन समय में जी रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। हे भगवान, इसे देखो, हराम। सावधान, सावधान। मुझे याद नहीं, ना ही पता वो कहाँ है। लगता है मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ जहाँ पेशाब की बदबू थी। शायद यही वही गलियारा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है ये काफी मशहूर है और रोम के बीच में है। मैं गलत भी हो सकता हूँ,
मुझे नहीं पता, शायद ये बहुत आम स्टाइल है। लेकिन मुझे याद है कि मैं ऐसे ही एक गलियारे से गुजरा था जहां सिर्फ पेशाब की बदबू आ रही थी और लोग जमीन पर लेटे हुए थे। कोई इटालियन नहीं थे, बस ये प्रवासी थे जो विदेशी संस्कृतियों से आए थे। मैं नहीं। मुझे लगता है यही जगह है। देखो, लोग यहाँ ऐसे ही पड़े हैं जैसे लिविंग रूम हो। मैं नहीं जानता इसे शब्दों में कैसे कहूँ। मैं नहीं। नहीं। देखो दोस्तों, ये किसने किया? किसने इसकी इजाजत दी? नहीं, मुझे नहीं पता लोग इसे कैसे सहन कर रहे हैं। हमें अवैध प्रवासियों से कोई समस्या नहीं है, ठीक है? हमें समस्या है कानूनी प्रवास से। हमारे पास ये समस्या है कि ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को आने वाले प्रवासियों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, जैसा कि हो रहा है। पर अब भी ज़्यादातर प्रवासी भारत से ही आ रहे हैं, सही है? मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया भारत बन जाए। मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बन जाए। मैं नहीं चाहता कि ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ और बने, तो हम उतने बुरे नहीं हैं। और मेरा सक्रियता का मकसद बस यही है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जागें और यह सब देखें। लेकिन अगर ये सब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो भगवान की कसम मैं चुनाव लड़ रहा होता। मुझे नहीं पता, मैं कुछ न कुछ और बहुत कुछ कर रहा होता। यह अगला मुसोलिनी या हिटलर, अगला तानाशाह बनने का सही माहौल है, वरना इसे रोकने का और क्या तरीका है? जॉर्जिया मेलोनी ने अवैध प्रवासियों को हटाने का वादा किया था। मुझे इटली की राजनीति की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता यह कैसे काम करता है, लेकिन शायद यूरोपीय संघ और न्याय व्यवस्था इसमें बाधा डालते हैं। शायद यही वजह है। तो इससे मुझे यह पता चलता है कि जो सभ्य देश कानून के राज का पालन करते हैं, वे देश भारी मात्रा में नौकरशाही, कानून, लाल फीताशाही या आप जो भी कहना चाहें, या खुद यूरोपीय संघ, इन सब से बहुत बंधे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को लोग अपने पैरों की बेड़ियां मानते हैं। आप इन बेड़ियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आप एक ताकतवर नेता, एक तानाशाह को जन्म देते हैं जो आता है, और आप जानते हैं ये इतना मुश्किल नहीं है, सच में नहीं है। 1000 हथियारबंद इतालवी ले आओ, 1000 पैदल सैनिक, उन्हें इकट्ठा करो, जो करना है करो, जहां रखना है रखो। लेकिन जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कानून का राज है और कानून कहता है, ओह, सब बराबर है। ये लोग, इन्हें देखो। नहीं। पुलिस तो बेकार है। मुश्किल है यकीन करना। उसे पता है कि अगर वह कुछ करेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है, शायद जेल भी जाना पड़े। वो शायद जेल जाएगा जहां उसके जैसे लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं और वे उसे मार देंगे। पूरा सिस्टम बहुत खराब है। मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं है। हे भगवान, उसका पिछवाड़ा दिख रहा है, वो देखो। ओ नहीं, उसके पास कुछ है जिसे नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता। मुझे नहीं। तुमने क्या किया है? मुझे नहीं, मुझे याद नहीं है। ओह, हे भगवान। मुझे याद नहीं। वे नौकरी और नशा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? बस मुझे याद नहीं है। क्या तुम्हारे पास बचाने के लिए कोई निर्जन द्वीप नहीं है? पुलिस को गालियां देना।
इसे देखो दोस्तों, ये रोम है, ये कर्टकाज है। इसे देखो, ये रोम है। इसे देखो, शहर की हालत देखो। ये रोम है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे ये बांग्लादेश है या कुछ और। देखो ये दोस्तों, इस जगह की हालत देखो। इसे देखो दोस्तों, ये रोम है, ये यूरोप है। क्या ये तुम्हें यूरोप जैसा लगता है? यहाँ कोई इटालियन नहीं दिख रहा दोस्तों। मैं इन सबसे ज्यादा इटालियन हूँ। इसे देखो मेरे दोस्त, यहाँ हमें अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए संभल कर और सतर्क रहना। देखो वे बच्चे, इसी को हम घेटोइजेशन कहते हैं। आंखें खोलो, ये बहुत खतरनाक गली है जहाँ वे बढ़ते और पैसा बेचते हैं। क्या होगा जब आप लोगों को लाकर बस छोड़ देंगे? जाओ, जो करना है करो। आपको क्या लगता है क्या होगा? वे वोक लोग जो कहते हैं शरणार्थियों का स्वागत है, घेट्टो इलाकों में क्यों नहीं दिखते? शायद वह उन्हीं में से हो। उसकी उम्र भी ठीक लगती है और वह वैसी ही लगती है। छोटे बाल, बूमर, दांत गायब है। ये वही हो सकती है। शायद वो शरणार्थियों का स्वागत है वाली हो, लेकिन जल्दी ही उसे हकीकत समझ आ जाएगी। इसकी चिंता मत करो। ये क्या है? तुमने उन्हें ऐसी दुकानें लगाने की इजाज़त क्यों दी? वो इटालियन जैसा नहीं लगता। जब मैं इंग्लैंड गया था और मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के बहुल इलाकों में वहाँ की सड़कों की बनावट बदल जाती है, दुकानों के रूप रंग से सड़क का नज़ारा बदल जाता है, और मैंने कहा, ओह, यहीं पर उन्होंने पहली गलती की थी। उन्होंने प्रवासी समुदायों पर बिल्डिंग कोड्स वैसे लागू नहीं किए जैसे मुख्य धारा पर। मैंने ये ऑस्ट्रेलिया में देखा। आप किसी उपनगर के बीच में ऐसे ही दुकान नहीं खोल सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बस ऐसा नहीं कर सकते। आपको किसी प्लाजा, शॉपिंग सेंटर या निर्धारित दुकानों के समूह में जाना होगा। आपको वही दुकान खोलनी होगी। वहाँ भी नियमों का पालन जरूरी है। आप रोलिंग शटर या बाहर सामान नहीं रख सकते। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अब मैं देखना शुरू कर रहा हूँ। उन नियमों की अनदेखी प्रवासी इलाकों में की जा रही है। ले कंबाई इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जितना ज़्यादा हम अपने कानूनों या नियमों को उन लोगों के लिए ढीला करते हैं, उतना ही हम उनके घेटों में सिमटने को बढ़ावा देते हैं। इसे देखिए। मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान या बांग्लादेश है या कहाँ है। इसे देखिए, ये लोग कैसे रहते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ है। ये पाकिस्तान नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद ये सीरिया या कुछ और है। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये कहाँ है। इसे देखो। पहले मैं सरकार को दोष देता था, पर अब समझ गया हूँ कि ये केवल सरकार की नहीं बल्कि सांस्कृतिक समस्या है। अगर आप 1930 या 1940 के दशक के जापान को देखें तो वे साफ सुथरे थे। वे सफाई पर ध्यान देते हैं। यह फ्रांस है, सांस्कृतिक समृद्धि। लियोन में एक प्रवासी ने भीड़भाड़ वाले बार में आग लगाई। इसे देखो। इसे देखो, अल्जीरियाई लगता है, जवान और लड़ने की उम्र का है। यही आपको बता रहे हैं, ये इसे जलाने वाला है। लो देखो, और लोग अंदर हैं। उसने कर दिया। इसे देखो। क्या आप लोग इस पर यकीन कर सकते हैं? अंदर के लोग, अंदर मौजूद किसी भी आदमी ने बाहर जाने की कोशिश नहीं की। आपको बस इतना करना है कि चलो दोस्तों, चलो उसे पकड़ते हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों, सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इस पागलपन का हल क्या है। पहली जिम्मेदारी उन राजनेताओं की है जो इसे बढ़ावा देते हैं, और फिर अगली पीढ़ी के राजनेता उस पर और भी ज्यादा जोर देते हैं। तीसरी पीढ़ी के नेता इसमें कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। फिर से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को इस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें इस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। जाग जाओ यार। आखिरी वीडियो, मुझे तुम्हें ये दिखाने दो। इसे देखो। देखो किस तरह के लोग आ रहे हैं। इन डॉक्टरों और इंजीनियरों को देखो, ये यूरोप जा रहे हैं। देखो, वो सर्जिकल उपकरणों के साथ अपनी कला दिखा रहा है। अरे सच में?
कोई भी इस हालात में क्या करेगा? अगर 4 गुंडे तलवारें लेकर सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? तुम तो बस बत्तखें बेच रहे हो। हमारा समाज ऐसे हालात के लिए बना ही नहीं है और यही सब ये लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं।